नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स यानी डीआरएस टॉपर्स लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक करने चल रहे हैं वो है यूपी पीसीएस 2020 का जो सेकंड पेपर होता है सीसैट का। उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन आज हम करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ये पहला क्वेश्चन है आपका कि इफ y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई वाई देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू वॉट। यदि y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई वाई तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपको दिया था क्या कि y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई वाई अगर है तो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो जो ये वैल्यू आपको दिया था तो इधर एक्स वाई को एक ही तरफ कर लो, इधर माइनस एक्स बाई वाई है, लेफ्ट साइड में आएगा एक प्लस एक्स बाई वाई हो जाएगा। वाई का वाई में इंटू किया वाई स्क्वायर, एक्स का एक्स में इंटू किया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई किया अपॉन एक्स वाई। राइट साइड में 2 था, एज इट इज 2 बना हुआ। ये एक्स वाई जब राइट साइड में जाएगा तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एक्स वाई हो जाएगा। इधर है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स वाई। 2 एक्स वाई को लेफ्ट में लाऊंगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन y माइनस एक्स या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो y माइनस एक्स होल स्क्वायर अगर 0 है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x को अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया हमारी वैल्यू। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जहां भी y है वहां पर x रख दें या फिर जहां भी x है वहां पर y रख दें। ये एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू आप बताओ कितनी होगी। तो हमने क्या काम करा, जहां y था वहां x कर दिया। एक x यहां है, यहां पर y की जगह x रखूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया। ये एक्स क्यूब पहले से है, ये एक्स क्यूब पहले से है, y की जगह x रख दिया तो ये भी एक्स क्यूब हो गया। जो वैल्यू ऊपर है वही नीचे है, कैंसिल होकर के वैल्यू 1 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा एक तरीका आप देख लो। जैसे इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिया इधर भी और इधर भी, तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में दोनों एक एक पक्ष की जो घात है वो बराबर है कि नहीं। जैसे x की पावर यहाँ पर 3 है, इस वाले टर्म की अगर पूरे की बात करें तो y की पावर 2 और x की पावर 1 है, तो ये टोटल ऐड करोगे तो ये भी 3 आ गई। यहाँ पर भी x की पावर 3 है, y की पावर 3 है। ठीक, ऊपर जो पावर है अलग अलग टर्म्स की, अलग अलग पदों की, वही पावर वही घात नीचे भी है। ठीक है, यहाँ जाओ, इसको लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, y बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2। यहां पर देखो जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे है। अगर ऐड भी करोगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है एक्स वाई, यानी दोनों की पावर 1 1 है। ऊपर भी ये 1 प्लस 1, ये ऊपर 2 2 पावर है, नीचे 1 प्लस 1 2 पावर है, इज इक्वल टू 2। तो जब भी इस तरीके से आए तो ये जो वैल्यू है ये बराबर बराबर दोनों में बांट दो, यानी y की भी वैल्यू आप 1 डायरेक्टली ले सकते हो और x की भी वैल्यू डायरेक्टली आप 1 ले सकते हो। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब घात बराबर हो, पावर सेम हो। और जब भी ऐसा होगा तो अब ये वैल्यू 1 अगर मैं यहां पे रख दूं तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब 1 प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 2/2 और आपका आंसर 1 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अगर यहां पर 3 रहता, एक्स वाई जेड रहता तो यहां पर 2 की जगह 3 वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होती। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका जहां से डायरेक्टली आप वैल्यू को इमेजिन करके कर सकते हैं। ठीक, लेकिन दो ही एक चीज आपको चेक करनी है कि जितनी पावर ऊपर है वही पावर नीचे होनी चाहिए, यहां भी और यहां भी, तभी जाकर के आप इस चीज को कर सकते हैं। इन दोनों की पावर इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस वाले पद में ऊपर में अलग अलग पदों की पावर अलग अलग जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे इसकी 3 है, इसकी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, वैसे ही इधर भी अगर सिंगल सिंगल में है तो भी इक्वल होनी चाहिए और अगर पूरे हैं तो भी उसकी पावर जो है इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि A एंड B आर टू सेट्स, A हैज 10 मेंबर्स एंड B हैज 18 मेंबर्स, A यूनियन B इज इक्वल टू 20। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन A इंटरसेक्शन विल बी, A एवं B दो समुच्चय हैं, A में 10 सदस्य हैं और B में 18 सदस्य हैं। A यूनियन B का मान 20 है, तो A इंटरसेक्शन B में कितने सदस्य होंगे ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। परसेंटेज के लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको ये बताया ही था कि जब भी इस तरह के समुच्चय वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको नॉर्मली ये एक रिलेशन है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब दोनों में जो कॉमन अब तत्व हैं, कॉमन अवयव हैं, उनकी संख्या, पहले में अवयवों की संख्या प्लस दूसरे में अवयवों की संख्या माइनस दोनों में उपस्थित अवयवों की संख्या। ए यूनियन नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यूज आपको दी गई है। ए में जो संख्या है, समुच्चय ए में जो संख्या है वो है 10, समुच्चय बी की जो संख्या है वो है 18। इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अभी पहले लिख लेते हैं। और ए यूनियन बी इज इक्वल टू 20 है, माइनस एन
A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब ये वैल्यू लेफ्ट में लाओ तो आपको मिल गया A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 10 और 18 28, 20 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो इसकी वैल्यू आ गई 8। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आप परसेंटेज का लास्ट वाला वीडियो जाकर देखो प्लेलिस्ट में, इस पर और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारा आपको बताया हुआ है। यहां पर समुच्चय दे दिया। सपोज आपको मान लो कह देता, एक जगह कह देता कि किसी एक शहर में हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या 10 है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या 18 है, कुल न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या 20 है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? ये होता है कुल संख्या, ये होता है जो दोनों काम करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों करते हैं। यानी इस तरह से अगर मैं समुच्चय का, अगर हमने वहां पे आपको वेन डायग्राम भी बताया हुआ है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये वो एरिया है जो ए और बी दोनों में कॉमन होता है। कितना होता है? दोनों का कॉमन होता है ये। तो ये कॉमन वैल्यू क्या है, यही आपको बताना है। ठीक है, ठीक ना? तो इसी की वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आपको मिल गई यहां से? 8। अब ये देखो 8 हो गया, ए में टोटल 10 होते हैं तो इधर 2 हो गए, बी में टोटल 18 होते हैं तो इधर 10 हो गए। सिर्फ बी वाले कितने हैं? 10। सिर्फ ए वाले कितने हैं? 2। दोनों में कॉमन कितने हैं? 8। टोटल करोगे तो 20 आएगा। वेन डायग्राम से भी मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है। ठीक है ना? में आपको दे रखा है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर विल बी, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं, उसका परिमाप क्या होगा? तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज की देखो जो क्वालिटीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है। दूसरी बात ये होती है कि किसी भी समचतुर्भुज वर्ग है, ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब दोनों विकर्ण बराबर हों। यहां पर दोनों विकर्णों की लंबाई अलग अलग दे रखी है। एक विकर्ण की लंबाई है 24 और दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है 32, यानी कि ये हो गया दूसरा विकर्ण। तो समचतुर्भुज की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं और समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखो, ये विकर्ण लंबा लग रहा था, ये पूरा 32 होगा, तो दो बराबर भाग में जाने का मतलब हुआ कि आधा 16 इधर होगा, 16 इधर हो जाएगा। ये 24 है तो इधर क्या हो जाएगा? 12 इधर हो जाएगा, 12 इधर हो जाएगा। आपसे पूछा है समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप निकालने के लिए आपको पहले इसकी भुजा पता होनी चाहिए। तो आपको पता है ना कि ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो एक ये 12 भुजा है और ये 16 भुजा है, तो इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग बराबर इस भुजा का वर्ग हो जाएगा। मान लो ये ए है, तो यहां से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 16 का वर्ग होता है 256, 12 का वर्ग होता है 144, दोनों को जोड़ेंगे 400। ए का वर्ग अगर 400 है तो ए बराबर 400 किसका वर्ग होता है? 20 का, तो ए बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा हो गई 20 सेंटीमीटर। परिमाप चारों भुजाओं का योगफल, तो ये समचतुर्भुज का परिमाप 4a यानी 4 गुणे 20 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 80 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर डी था। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन आपका है टू वेरिएबल्स y एंड x आर रिलेटेड एज y इज इक्वल टू 5x प्लस 4। द अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज 10, अर्थमेटिक मीन ऑफ y विल बी। दो चर y और x निम्नलिखित प्रकार से संबंधित हैं। y बराबर 5x प्लस 4 है। यदि x का समांतर माध्य 10 है तो y का समांतर माध्य क्या होगा, ये आपको है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको यही दिया भाई, y और x में रिलेशन इस तरीके से, y इज इक्वल टू 5x प्लस 4, x का समांतर माध्य, ठीक है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है 10। तो आपसे पूछा y का अर्थमेटिक मीन बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि x की वैल्यू यहां पर रख दो, y का अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 4, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 50 प्लस 4, ये एग्जैक्टली हो गया 54। y का अर्थमेटिक मीन हो गया 54। अब आप बोलोगे सर आपने x की वैल्यू रख के y की वैल्यू केवल निकाल दी, y का अर्थमेटिक मीन कहाँ निकाला? देखो y डिपेंड करता है x पे, x का जो अर्थमेटिक मीन निकल गया उसी, अब वही एवरेज वैल्यू, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती। x का आपने क्या निकाला? अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। तो अब जब y की अलग अलग वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो वो भी x की अर्थमेटिक मीन पर ही डिपेंड करेगा। तो x का अगर आपको समांतर माध्य मिल गया तो y का भी समांतर माध्य निकालने के लिए x की वैल्यू यहां पे पुट करके सिंपली निकाल लेना था। ठीक है, इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिफिकल्ट किया। डायरेक्टली आपसे पूछ सकते थे कि इफ x इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते थे। ये आपका ऑप्शन नंबर था, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही था। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है द मीन ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इवन नंबर इज, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? चलो निकालते हैं। देखो, हमने आपको बोला है कि कभी भी अगर लगातार यानी कि नेचुरल नंबर्स का हो या
प्रारंभिक सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का जब भी आपको मीन निकालना हो, ठीक है, माध्य निकालना हो, तो उसका सबसे सही तरीका होता है कि एक तरफ से बढ़ते क्रम में लिखो, फिर उधर से रिवर्स लिखो। अब प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य आपसे पूछा है, तो पहली 10 2 से लेकर 20 तक होगी, उसके बाद 22 से लेकर 40 तक, ठीक है। 10 ऊपर मैंने लिखा, 10 नीचे। ठीक अपोजिट, यानी फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर में ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, जो वैल्यू आ जाएगी उसका हाफ कर दो, वही आपका मीन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ये कौन सा ऑप्शन है, 21। तो 21 आपका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। कोई भी सेम प्लेस पे स्टार्टिंग से थर्ड नंबर 6, लास्ट से थर्ड नंबर 36, दोनों को जब भी आप ऐड करोगे वैल्यू आपको 42 मिलेगी, और उसका आप हाफ कर दो, आपको आपका मीन मिल जाएगा 21। कोई सा भी स्टार्टिंग से 10th नंबर और लास्ट से 10th नंबर, उन दोनों को आप ऐड करोगे, सम आपको इक्वल मिलेगा 42, उसका जस्ट आप हाफ करोगे, वैल्यू वही मिलेगी 21। ये तो बात थी सम संख्याओं की। अगर ये विषम संख्याओं की बात करते प्रथम 20, तो हम प्रथम 20 विषम संख्याओं का कहां से स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट करते। 20वीं आपकी क्या होती, 19 होती, फिर इधर से आपका ये आता 39, और यहां पर ये वैल्यू इस तरीके से जब आपकी आती 21, जब भी आप इनको ऐड करते ये वैल्यू 40 आती, इसकी वैल्यू यहां पर 40 आती, और इसका जो मीन आता वो आपका 20 आ जाता। यहां पर भी 2 से डिवाइड करते वैल्यू क्या आ जाती, 20। इन्होंने प्रथम 20 सम संख्याओं के लिए बोला था, प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य आप निकालोगे तो आपको 20 मिलेगा। यही सिंपल तरीका, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर में ऐड करो और उसका हाफ कर दो, ये तरीका होता है माध्य निकालने का। लेकिन ये तरीका तब एप्लीकेबल है जब संख्याएं प्रारंभिक 10, प्रारंभिक 20, प्रारंभिक 100 इस तरह से हो, ठीक है, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे नॉर्मल नेचुरल नंबर्स हो। अब इसी क्वेश्चन में देखो, ये आपसे कह देते कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का या नेचुरल नंबर्स का मीन आप बताओ, तो पहली संख्या 1 हो गई, अंतिम संख्या 100 हो गई। मीन निकालना है, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर में ऐड करो, कितना हो गया 101, 2 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ गई 50.5। क्लियर। ये बोलते प्रथम 100 सम संख्याओं का, तो पहली सम संख्या क्या होती 2। अब 100वीं सम संख्या क्या होगी, जस्ट डबल। अब ये बताओ, जब फर्स्ट वाली 2 है तो 100वीं कौन सी होगी, 100 पे जाओगे तो जिस पोजीशन पे है उसका डबल, तो 100th वाली 200 होगी। इन दोनों को ऐड कर दो, ये वैल्यू हो जाएगी 202 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 101। ये प्रथम 100 सम संख्याओं का एवरेज हो गया, एवरेज कहो या माध्य कहो, ठीक है, मीन कहो। अगर आपसे पूछते विषम, तो पहली संख्या क्या हो जाती है आपकी 1, और जो है कि 100वीं आपकी हो जाती 199। इन दोनों को ऐड करते वैल्यू मिलती 200 डिवाइडेड बाई 2 कर देते, वैल्यू आपकी आ जाती 100। प्रथम 100 विषम संख्याओं का माध्य 100 है, प्रथम 100 सम संख्याओं का माध्य 101 है। प्रथम 100 संख्याओं का माध्य क्या है, नेचुरल नंबर्स का जो 1 से लेके 100 तक है, तो उसकी वैल्यू 50.5 है, ठीक है ना। ये एवरेज ही आपका समांतर माध्य है, तो इसका निकालने का सबसे सही तरीका यही है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ऐसा तब अप्लीकेबल है जब उनके बीच का गैप इक्वल हो, जैसे 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, यहां से 2, 4, 6, 8 सबके बीच में 2 का गैप है। विषम संख्याओं में 1, 3, 5, 7 गैप कितने का है, 2 का है। क्लियर। गैप अगर इक्वल है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है जिसकी अन्य कोई बहन नहीं है। वह क्या है, उसकी चचेरी बहन है, ननद है, सास है या माँ है। अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। How is the lady in the photograph related to the man's sister who has no other sister? She is। तो इसका जो सही आंसर है वो उसकी माँ है। कैसे, देखो ये हो गया मैन, मैन का जो भांजा, भांजा मतलब क्या होगा, उसकी सिस्टर का बेटा, ठीक है, सन ऑफ हिज सिस्टर। तो अब उसके भांजे की नानी, तो भांजे की नानी कौन होगी, इस मैन की मदर, माँ होगी। क्लियर। तो अब इसका इसके साथ में क्या रिलेशन है, ये आप यहां से देखो, तो इस उसकी सिस्टर का की ये क्या लगती है, इसकी भी माँ है और इसकी भी माँ है। तो राइट आंसर इसका होगा कि वो उस औरत की क्या लगती है, माँ लगती है। अगर उस व्यक्ति के लिए पूछता तो उसकी भी वो क्या होती, माँ ही होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन में आपको दिया था कि आपको अरेंज करना है इन सबको एक प्रॉपर क्रम में। तो आप अगर देखो, अगर आपको फूड चेन के बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो आप इसको समझ जाओगे। देखो सबसे पहले आती है घास, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक, फिर मेढक को खाता है सर्प, सांप को खाता है बाज। तो सबसे पहले आना था 5 नंबर, उसके बाद 3, उसके बाद 1। तो जैसे ही आप देखते ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जो 5, 3 और 1 से स्टार्ट होता है, ये फूड चेन को करेक्टली शो करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन सी। क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15। कैसे, वो चलो करके दिखाता हूं। देखिए
ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने आपको सिर्फ एक चीज बताया है कि जो भी ये डायग्राम आपको दिया होता है उसमें क्या करो, सिंगल सिंगल ट्रायंगल या जो डायग्राम के लिए वो बोला है उनकी नंबरिंग कर लो। जैसे ट्रायंगल है तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। टोटल सिंगल कितने हो गए? 10। तो मैंने वही लिखा हुआ है कि सिंगल वाले कितने ट्रायंगल्स हैं? 10 ट्रायंगल्स हैं जिनकी नंबरिंग 1 to 10 है। फिर हम दो दो को मिला के बनाते हैं। जैसे पहला और दूसरा मिलाएंगे तो ये देखो, ये एक पूरा बड़ा सा ट्रायंगल बन गया। 6 और 7 को मिलाएंगे तो ये बड़ा ट्रायंगल बन गया। 9 और 10 को मिलाऊंगा तो ये वाला कॉर्नर पे ये ट्रायंगल बन गया। तो टोटल 1, 2 और ये 3। तो ये देखो 1, 2, 6, 7, 9, 10 को मिला करके 3 ट्रायंगल बन गए। फिर अब और सबको मिलाओ, उसके बाद 3, 3 को देखते हैं, 4, 4 को देखेंगे, 5, 5 को ऐसे काउंट करते हैं। तो कोई भी 3 डायग्राम कहीं भी मिला लो ट्रायंगल नहीं बनेगा। 3 से ऊपर जब 4 को मिलाऊंगा, 4 में कौन से? 3, 4, 5 और 8। इन चारों को मिलाऊंगा, देखो ये रेड कलर से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो एक ये ट्रायंगल बन गया। तो 4 को मिलाने पर एक ट्रायंगल ये बन गया। उसके बाद फिर और कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, फिर सबको मिलाएंगे तो ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ये टोटल, ये सबको ऑल मिलाने के बाद एक ट्रायंगल बन गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 10, 3, 13, 14 और 15। टोटल हो गए 15 ट्रायंगल्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 15 ट्रायंगल्स। ठीक है, कितने त्रिभुज बन रहे हैं? टोटल 15। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, यही इसका तरीका है। ये क्वेश्चन है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में वो 1 मीटर फिसलकर नीचे आ जाता है। इस तरह वह कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? अ मंकी क्लाइम्स अ 12 मीटर हाई स्लिपरी पिलर्स इन हिज फर्स्ट मिनट एंड ही क्लाइम्स 2 मीटर एंड इन द नेक्स्ट मिनट ही स्लिप्स 1 मीटर डाउन। इन दिस वे हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर? चलिए कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ये इस क्वेश्चन में हम आपको डिटेल में समझाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है कि 12 मीटर ऊंचा खंभा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले कुल लंबाई में से वो दूरी आपको माइनस करनी है जितनी वो 1 मिनट में चढ़ जाता है। 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे उतर जाता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में टाइम निकालना हो तो सबसे पहले 1 मिनट में वो जितना चढ़ता है टोटल लंबाई में से उतना पहले माइनस कर दो। तो 12 में से 2 मीटर हमने माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 2 मीटर जाने में उसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा सिर्फ 1 मिनट, वो भी लास्ट वाला होगा। बाकी जो दूरी बच गई, अब ये दूरी कितनी बच गई? ये दूरी है 10 मीटर। अब ये 10 मीटर वो कैसे चढ़ेगा? देखो पहले मिनट में 2 मीटर जाता है, ऊपर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे आता है। तो फाइनली अगर आप इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखोगे तो क्या होता है कि टोटल 2 मिनट में वह 1 मीटर ऊपर चढ़ पा रहा है ना। पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर गया, दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे उतर आया, तो फाइनली 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा है। तो आपको कुल कितना चढ़ना है? 10 मीटर। तो यहीं से आप निकाल लो, एक एक नियम का मैंने जो वीडियो बनाया देखो सब जगह फिट होता है। क्या कि 1 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, इसलिए 10 मीटर वो चढ़ेगा कितने मिनट में? बिल्कुल सही, 10 × 2 यानी कि 20 मिनट में। तो 20 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ेगा और आखिरी वाला मिनट 1 मिनट में वो 2 मीटर आखिरी वाला चढ़ जाएगा। 10 मीटर चढ़ने में उसको लग गए 20 मिनट। अब लास्ट में जब वो है तो भाई देखो ऐसा है कि जैसे मान लो यहां पर वो पहुंचा है, अब जब वो ऊपर चढ़ गया तो अब ऐसा नहीं है वो फिसल के नीचे आएगा। अब जब वो ऊपर पहुंच गया तो फिसलेगा क्यों? ठीक है, तो आखिरी मिनट में वो 2 मीटर पूरा ऊपर चढ़ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 1 मिनट ये रहा, 20 मिनट ये रहा, टोटल टाइमिंग हो गया 21 मिनट। ऐसे क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से आप लगाओ, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है और बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी था, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्लियर है? ये क्वेश्चन जब भी जहां मिले इसी कॉन्सेप्ट पे आपको लगाना है। ये क्वेश्चन आपको दिया है द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन अ पाई चार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एंगल्स ऑफ सेक्टर, एरियाज ऑफ सेक्टर, नन ऑफ द अबव। एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है किसके? तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने ये जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस करवाए थे तो हमने आपको बताया है कि वो एंगुलर मेजरमेंट होता है, एंगल कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृत्तखंडों के कोणों के समानुपाती होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल्स ऑफ द सेक्टर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये डेटा आपको दे रखा है, इनका बहुलक आपको बताना है। तो हमने आपको बताया हुआ है कि मोड आप कैसे निकालते हो। मोड निकालने के लिए सिर्फ ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो देखते ही आपको समझ में आता है इसमें कि 16 1 2 3 और 4 बार आया है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप कह देते हैं कि इसका मोड कितना है? 16 है। डिटेल्स में चलो देखते हैं, इसका सोल्यूशन भी देख लो। देखो ये क्वेश्चन में मैंने इन आंकड़ों को अरेंज कर दिया, आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं थी। आपसे सिर्फ पूछा था बहुलक यानी मोड बताओ, तो हमने आपको बताया था कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही उसका मोड होता है। तो आप क्वेश्चन में ही देखते सबसे ज्यादा 5
5 बार आया हुआ है 16, तो इसका मोड क्या हो जाता है 16, 16। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी था, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। आपको कुछ नहीं करना, बस देखते सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आई है 16, तो इसका मोड हो गया 16। मैंने अरेंज करके क्यों लिखा कि मैंने कहा कि भाई अगर आपसे इसी क्वेश्चन में इसका मीडियन पूछता, क्या पूछता, मीडियन, यानी कि माध्यक आपसे पूछता कि क्या है आप वो बताओ, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे बीच वाली संख्या चाहिए। ये संख्याएं हैं टोटल 15, 5 इधर 2 इधर, 5 2 7 इधर हो गई, 3 और ये 3 6 1 7, यहां तक 7 ये हो गई। अब आता है 15, तो अगर मीडियन आपसे पूछता तो मीडियन आप बता देते, इसकी मीडियन की वैल्यू है 15। ठीक है, और आपसे एक चीज और पूछने लगा आजकल कि रेंज आप बताओ, रेंज, रेंज यानी कि परास या परिसर, ये दोनों चीजें एक ही हैं, परिसर या फिर आपसे पूछता है परास क्या होता है, आप ये बताओ। तो रेंज की वैल्यू होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, मतलब 17 माइनस 10, रेंज की वैल्यू आपकी आ जाती कितनी, 7। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं ना। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ बहुलक आपसे पूछा था, मोड, तो मोड था 16 और ये आपका ऑप्शन नंबर सी था जो कि करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है, द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज इज, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा नंबर गायब है, वो नंबर आपको बताना है। 60, फिर 180, फिर 90, फिर 270, फिर मिसिंग नंबर एंड देन 405। चलो इसको सॉल्व करके समझाता हूं। इस क्वेश्चन में सिंपल सा लॉजिक है, इन्होंने क्या काम करा, इसको 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स। जो भी रिजल्ट आएगा नेक्स्ट टाइम उसका हाफ कर देंगे, जस्ट आधा। तो 60 का 3 टाइम्स 180 हुआ, 180 का हाफ 90 हुआ। इस बार फिर से 90 का 3 टाइम्स किया 270। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, 270 का हाफ करना है। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका 3 टाइम्स कर देना है। ठीक, अब या तो अब यहां पे रिजल्ट कौन सा आएगा वो देख लो, तो 270 का जस्ट हाफ करो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 135 आएगा। 135 को 3 टाइम्स करोगे तो देख लो 405 आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट ऑप्शन था 135, ये आपका ऑप्शन नंबर डी था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, और भी कोई लॉजिक लोगों के लग सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हमको ये दिखता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। 20 years later, the age of father will become the sum of ages of his 2 sons. The present age of father is, पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी है। 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? चलो सॉल्व करते हैं इसे। इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि एक पिता की जो वर्तमान उम्र है वो उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग का 2 गुना है। मतलब कि अगर दोनों पुत्रों के आयु का योग अगर मैंने x मान लिया तो पिता की उम्र इसका डबल यानी कि 2x हो जाएगी। क्लियर, फिर ये क्या कह रहे हैं कि आज से 20 साल बाद यानी कि प्रेजेंट से अगर मैं प्लस 20 ईयर्स कर दूं तो 20 साल के बाद में पिता की आयु कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है 2x प्लस 20। क्लियर, बच्चों की आयु क्या हो जाएगी? दोनों पुत्रों की वर्तमान आयु का योग है x, पहले बेटे की उम्र 20 साल बढ़ेगी तो इसमें प्लस 20, दूसरे की भी 20 साल बढ़ेगी तो एक और 20। क्लियर, 2 बच्चे हैं ना, तो दोनों का योग प्रेजेंट में x है, तो 20 साल बाद पहले के में भी 20 बढ़ेगी, दूसरे की भी 20 बढ़ेगी, तो 20 प्लस 20 ये हो गया। कह रहे आज से 20 साल बाद पिता की आयु बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। मतलब ये 2x प्लस 20 x प्लस 20 प्लस 20 के बराबर हो जाएगी। अब आप इसी को सॉल्व करोगे, आपको x मिलेगा, वहां से पिता की आयु मिल जाएगी। 20 कैंसिल हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो आपको मिल गया 2x माइनस x इज इक्वल टू 20। क्लियर, यहां से आपको रिजल्ट मिल गया कि x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो वर्तमान में दोनों बच्चों की आयु का योग कितना है? 20, पिता की आयु कितनी है? 2x, तो 2x का मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 विच इज 40। तो पिता की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु पिता की कितनी हो गई? 40 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु हो गई 40 वर्ष और ये आपका ऑप्शन नंबर ए था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर है, बिल्कुल बहुत ही आसान है, जो कह रहे हैं वही कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भाई ये इन दोनों में कुछ रिलेशन है तो इसका सेम रिलेशन किसके साथ में होगा, ये आपको सॉल्व करना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलो करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, +2 कर दो, E F नहीं नेक्स्ट वाला, G H नहीं I J गैप करके K। ठीक है, अब E से स्टार्ट हुआ था उसके +1 करो, नेक्स्ट वाला जो आता है F के बाद 2 का गैप करके थर्ड वाला लिखना है। मतलब G H नहीं I J K गैप करो L M N गैप किया O। यहां पर भी देखो +1 का गैप का ग्रुप आपको दे रखा है F, ठीक है, G नहीं H I नहीं J K नहीं L, तो ये +2 वाला गैप आपको दे रखा है। इसमें क्या है? +2 +2 +2। तो F के जस्ट नेक्स्ट बाद वाला कौन सा आता है? F के बाद बिल्कुल सही G आता है। अब 2 का गैप करो, G के बाद मतलब क्या हुआ?
EFGHI नहीं, उसके बाद में क्या लिखना है J, KL नहीं M, NO नहीं P। तो आपका राइट आंसर था GJMP। राइट आंसर क्या था GJMP, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी था। तो यही आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? क्वेश्चन है हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन द फॉलोइंग विच आर प्रीसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 3। मतलब निम्नलिखित में से ऐसे कितने 4 नंबर्स हैं जिनके पहले 7 आता है लेकिन बाद में 3 नहीं आता। तो अगर आप इसका ये ऑप्शंस में इसमें देखो तो यहाँ पे ये करा हुआ है, पहला ये हो गया 4 से पहले 7 है, बाद में 2 है, बाद में 3 नहीं आना चाहिए। सेकंड ये हो गया कि 4 से पहले आपके पास में क्या है 7 है, बाद में 6 है। थर्ड आपका ये हो गया कि 4 से पहले आपका क्या है 7 है, बाद में 1 है। अब ये ऑप्शंस, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका ये हो गया कि 4 से पहले 7 है, बाद में 6 है। यहाँ पर भी है 4 के पहले 7 लेकिन बाद में 3 आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर हो गया 1, 2, 3 एंड 4। तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए 4। क्लियर? क्वेश्चन में आपको दिया है कि लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजिशंस, ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन को आप अगर से ड्रॉ करो तुरंत समझ में आ जाता है। इनकी एक्चुअल इनिशियल स्टेज ये है, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, दोनों साइड हो गए। कह रहे ए लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, बी राइट से 9th प्लेस पर है, हमने बना दिया। कह रहे दोनों का स्थान बदल दो, मतलब जहां पर ए है वहां पर बी आ जाए, जहां पर बी है वहां पर ए अगर चला जाए तो ए की जो पोजीशन लेफ्ट से है ये लेफ्ट से 15वीं हो जाती है, 15th। तो आपको बताना रो में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक, आप ये देखो अगर ये पोजीशन 15th है तो अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि ये इधर कितने बच्चे हैं तो 15 में उतना ऐड कर दो, आपको रिजल्ट मिल गया। क्लियर? उसके लिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि राइट से बी की पोजीशन 9th है, मतलब बी के पहले कितने रहे होंगे 8, तो ये वही पोजीशन है, और ये 15th है, तो यहां से लेके यहां तक 15, और इसके इधर में कितने हैं 8, तो 15 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो 15 प्लस 8 कितना हो गया 23। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 23 है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आदमी या 7 औरतें एक काम को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दुगने काम को पूरा करेंगे कितने दिन में? फिर से देखो, 3 आदमी या 7 औरतें एक काम को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दुगने काम को पूरा करेंगे कितने दिनों में? ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है 3 आदमी 3 मेन और 7 वीमेन या 7 औरतें किसी काम को 32 दिन में पूरा करती हैं, ये आपको दिया। इसका मतलब हुआ कि 3 आदमी का काम 7 औरतों के काम के बराबर है। आप यहीं पर एक नियम लगा दो कि सिंस 3 मेन इज इक्वल टू 7 वीमेन, 3 आदमी 7 औरतों के बराबर हैं, तो एक आदमी किसके बराबर है 7/3 औरतों के बराबर है। इसलिए आपको दिया है 7 आदमी और 5 औरतें, तो हमने क्या लिख दिया, इसलिए 7 आदमी 7 मेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3 इंटू 7 यानी कि 49/3 वीमेन, 49/3 औरतों के बराबर है। आदमी औरतों के बराबर नहीं है, 7 आदमी का काम 49/3 औरतों के काम के बराबर है। क्लियर? ये हो गया। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि भाई अगर 3 आदमी या 7 औरतें किसी काम को 32 दिन में पूरा करती हैं तो 7 आदमी और 5 औरतें 7 मेन प्लस 5 वीमेन उसके डबल काम को, अगर ये काम 1 था तो ये वाला काम उसका डबल यानी 2 है, तो डबल काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहला काम आपका ये था कि या तो आदमियों के काम को औरतों के काम में बदलो या औरतों के काम को आदमियों के काम में बदलो। ठीक, तो हमने क्या किया कि आदमी को औरत के फॉर्म में बदल दिया। तो 7 आदमी का मतलब हो गया 49/3 प्लस 5 औरतें और होंगी तो ऐड कर लो प्लस 5 वीमेन, 5/1 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, 49 एज इट इज रहेगा, 3 × 5 = 15 यानी प्लस 15, तो टोटल हो गया कितना 40, 10, 50, 60, 64, 64/3 वीमेन। अब जो काम करना है वो 64/3 औरतों को करना है। इतना समझ में आ गया? अब फॉर्मूला लगाओ।
फॉर्मूले में क्या है, हमने आपको क्या बोला है कि काम करने वाले लोगों की संख्या, दिनों की संख्या और डिवाइडेड बाय टोटल वर्क इज इक्वल टू दूसरी कंडीशन में काम करने वाले लोगों की संख्या गुणे दिनों की संख्या बटे टोटल काम। तो पहले काम करने वाले लोग किधर थे, सबको आपने औरतों में बदला है। तो पहले कितनी वीमेंस थी, 7। इसका मतलब कि 7 औरतें 32 दिन में एक काम पूरा करती थी। तो प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 64/3। तो बटा 3 नीचे जाने दो। औरतें कितने दिन में, ये आपको निकालना है, कितना, जस्ट डबल काम को पूरा करेंगी, ये आपको बताना है। तो यहीं से इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। कोई एक दूसरे से कटेगा, 32 दूनाई 64, 2 से 2 कट जाएगा, 3 लेफ्ट में जाके 7 से गुणा हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ डेज D2 इज इक्वल टू 7 × 3, 7 तियां 21। यानी कि ये जो है 7 आदमी और 5 औरतें मिल करके इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 21 दिन में, इन 21 डेज। कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे, 21 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ठीक है, मैंने आदमियों को औरतों में कन्वर्ट किया है, आप औरतों को आदमियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल, यही इतना ही करना था। मैं एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के टाइम एंड वर्क के वीडियोस को आप देखो, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप तुरंत कर ले जाओगे, आपको बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां तो सिर्फ मेन एंड वीमेन दिया था, आदमी और औरत दिया था, कहीं कहीं पर मेन, वीमेन एंड चाइल्ड, बच्चे भी ऐड कर देते हैं, वहां पर भी इनको कन्वर्ट करना होता है एक दूसरे में। कैसे करते हैं वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 डेज। ठीक है, two trains of length 127 meter and 98 meter are moving in opposite direction with speed 35 km per hour and 55 km per hour respectively. After meeting, they will cross each other in how many seconds? 127 मीटर और 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप जाके देखो, स्पीड टाइम डिस्टेंस प्लेलिस्ट में मैंने हर तरह के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर आप लोग पढ़ के जाओ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 127 मीटर, दूसरे की है 98 मीटर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हमने बोला है कि जब लेंथ, जो ट्रेवल्ड लेंथ होती है, उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आप 120 सेंटीमीटर एंड 98 मीटर दोनों को जब आप ऐड ऑन करोगे, टोटल लेंथ हो गई 225 मीटर। ट्रेन जो रिलेटिव स्पीड होती है इस टाइम पर, वो क्या होती है, दोनों स्पीड्स को ऐड करते हैं। तो इस ट्रेन की स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 55, तो रिलेटिव स्पीड आपकी हो जाएगी 35 + 55 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे मिस्टेक कहां पर होती है, ये डिस्टेंस है आपकी 225 मीटर, ये है 90 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो इसको पहले आप कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। तो हमने आपको बोला 5/18 से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 18, 5 × 90, 5 × 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। ये हो गई स्पीड। अब स्पीड भी मीटर पर सेकंड में है, डिस्टेंस भी मीटर में है। अब आपको निकालना है टोटल ट्रेवल टाइम, कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइमिंग लेंगी। तो हमने आपको बोला है कि जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल, जो लेंथ के इक्वल है, उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। सपोज यहां पर है, ये दोनों ट्रेन जब क्रॉस करना स्टार्ट करेंगी तो फिर जब ये दोनों, अब जाकर के इनकी डिस्टेंस क्या हुई, एक दूसरे को क्रॉस किया, तो इक्वल लेंथ, फर्स्ट ट्रेन प्लस सेकेंड ट्रेन, दोनों की इक्वल लेंथ के इक्वल आपको क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 225 मीटर, स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। टाइमिंग कितना लगेगा, 25 9 दैट इज 9 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन था, ये ऑप्शन नंबर सी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि इफ x³ + y³ इज इक्वल टू 35 एंड xy इज इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन y, देन द वैल्यू ऑफ x - y विल बी। भाई x³ y³ की वैल्यू दिया हुआ है, x × y की वैल्यू दिया हुआ है, कंडीशन है x y से बड़ा होना चाहिए, तो x - y का क्या रिजल्ट होगा ये बताना है आपको। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका जो भी दिया है, सिर्फ उस पर फोकस रखो और अपना आंसर निकालो। आपको बोला कि x³ + y³ दोनों को जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है 35, x × y करते रिजल्ट आता है 6, x की वैल्यू y से ज्यादा है, तो वो x और y की वैल्यू ढूंढ के निकालो और x - y की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों दो नंबर्स हैं, दो ऐसे नंबर्स, दो ऐसी संख्याएं जिनका प्रोडक्ट 6 आ रहा हो और जिनमें पहली संख्या दूसरे से बड़ी होनी चाहिए, x y से बड़ा होना चाहिए। क्या हो सकता है, तो पहला ऑप्शन आता है कि 3 × 2 6 होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है कि भाई 6 × 1 6 होता है, यही दो ही ऑप्शन है।
अब देखते हैं कि ये ऑप्शन सही है या ये वाला। मतलब ऑप्शन का मतलब ये होगा कि अगर x की जगह इनमें से अगर पहला ऑप्शन सही हुआ तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन सही हुआ तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, पहले दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू 6 ले लिया हमने तो x का क्यूब यानी 6 का क्यूब प्लस y यानी 1 का क्यूब इज इक्वल टू 35 आना चाहिए। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि 6 इंटू 6 ही 36 हो जाता है, फिर इंटू 6 और करेंगे तो 216 एक 217 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? x की जगह पर 3, y की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या ये सेटिस्फाइड होता है? बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है। आप रख करके देखो क्या आएगा रिजल्ट। 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 27 प्लस 8 इज इक्वल टू 35 होता है। ये करेक्ट हो गया। मतलब x की जगह पे 3, y की जगह पे 2 रखो तो यहां पर जैसे ही मैं 3 माइनस 2 करूंगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1। और आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था 1 का, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। क्लियर? क्वेश्चन आपको दिया, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर टू फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x पावर 6 माइनस 1, देन इट्स अदर फैक्टर्स आर। यदि बहुपद x टू द पावर 6 माइनस 1 के दो गुणनखंड x माइनस 1 एंड x प्लस 1 है तो उसके अन्य गुणनखंड कौन से होंगे? हाँ, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, आपको इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना था। ठीक है, एग्जामिनेशन एक आर्ट है, उस आर्ट के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि कब कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कब कौन से क्वेश्चंस को छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। तो ये वो ऐसे ही क्वेश्चन है जिनको करने के लिए आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। क्लियर? फिलहाल इसका सोल्यूशन देखो। ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, ये पॉलिनोमियल या अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया x टू द पावर 6 माइनस 1, कोई एक एक्सप्रेशन है, कोई एक समीकरण है, बहुपद है। इसके दो गुणनखंड, एक है x माइनस 1, दूसरा है x प्लस 1, ये आपको दिया हुआ है। और आपसे पूछा कि बाकी के गुणनखंड क्या होंगे, वो ऑप्शन से देख करके आपको बताना था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका होता है कि ये पहला फैक्टर के दूसरा फैक्टर दोनों को पहले आपस में गुणा कर लो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि ये है 20 के दो फैक्टर हैं, एक है 2 और एक है 5, तो अगला फैक्टर क्या होगा वो आप बताओ। तो आपको पता है कि 5 इंटू 2 मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 10, आना कितना है 20, तो कोई एक फैक्टर अभी छूट रहा है, वो क्या होगा वो जानने के लिए मुझे 20 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं 20 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 2 जा 20 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि भाई जो अगला 2 और 5 के अलावा जो एक्सप्रेशन या फैक्टर बच रहा है वो है 2। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट पर इधर भी हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दो फैक्टर्स हमारे पास थे x माइनस 1 एंड x प्लस 1, मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आ गया x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको x स्क्वायर माइनस 1 से मैं डिवाइड करूंगा x टू द पावर 6 माइनस 1 को, और मुझे एक एक्सप्रेशन मिलेगा। डिवाइड करने का तरीका हमने आपको बताया, कैसे डिवाइड करते हैं। पहले टर्म को पहले टर्म के इक्वल करेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो कोशेंट भी, भागफल भी प्लस होगा। x पावर 6 है, ये x स्क्वायर है, तो 6 और 4 इक्वल कैसे, 2 इक्वल कैसे होंगे? पहला क्वेश्चन होगा x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 को x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो x की घात 4 x की घात 2 आपस में गुणा होगी, प्रोडक्ट होगा x टू द पावर 6 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट 1 में भी होगा, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। अब भाग में क्या करते हैं, डिवीजन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद घटाते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहां पर माइनस और यहां भी माइनस पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंबल चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब क्या मिला, प्लस x टू द पावर 4 माइनस 1 आपको मिल गया। अब x टू द पावर 4 को कैंसिल करना है x स्क्वायर से, ये पावर 4 है ये पावर 2 है, कैसे कटेगा, तो ये प्लस तो यहां भी प्लस। ठीक, x स्क्वायर x टू द पावर 4, तो अगर मैं x स्क्वायर लिखूं तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के x टू द पावर 4 हो जाएगा। माइनस 1 है, x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस x स्क्वायर होगा। यहां पर फिर से वही सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, फिर से ये वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। क्लियर? अब आप देखो क्या है, ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो यहां भी प्लस होगा। जो यहां पर है वही यहां पर भी चाहिए, सेम कैसे मिलेगा, मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1। अब घटाने के लिए ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, तो मुझे फैक्टर मिल गया कि x टू द पावर 6 माइनस 1 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं। x टू द पावर 6 माइनस 1 को x टू द पावर 6 माइनस 1 का जो ब्रेकअप होगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स वो क्या है,
एक फैक्टर हुआ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू ये चीज, मतलब x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन में ये दोनों तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ। अब इसका मतलब ये होगा कि ये x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो वैल्यू है ये भी ऑलरेडी किसी फैक्टर में डिवाइडेड होगी। अब इसका फैक्टराइजेशन करना, इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने से बेटर ऑप्शन था कि ऑप्शन में जो वैल्यूज दी गई हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, जिसका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाए, वही आपका आंसर है। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी, जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और दूसरा फैक्टर था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही वो ऑप्शन करेक्ट था। जिस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करके देख लो, चलो यही कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1 और एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों प्लस है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस एक्स क्यूब, प्लस इंटू माइनस तो माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स दैट इज प्लस एक्स। फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स, प्लस 1 में करेंगे तो प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स टू द पावर 4 एज इट इज, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, रिजल्ट आ गया आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब इसके जो दो फैक्टर्स हैं वो पहला ये है, दूसरा ये है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, समझाने के लिए मैंने डिटेल में समझाया। एक बार समझ जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। कब अटेम्प्ट करना है? सबसे लास्ट में, जब सारे क्वेश्चन हो जाए फिर इसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देख करके लगेगा क्वेश्चन तो आता है लेकिन ये टाइम टेकिंग है। इतनी देर में आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन दूसरे कर ले जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम का ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो सबको, नहीं। एग्जाम एक ट्रिक है, एक आर्ट है, ठीक है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। आप इसी क्वेश्चन को करने में लग जाओ, इस क्वेश्चन ने जितना टाइम लिया इतने ही टाइम में आप 5 से 6 दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें। वो 6 में से अगर आपके 4 भी सही होते तो भी इस एक क्वेश्चन को कंप्लीट 6 मिनट में सही करो, इससे ज्यादा मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे। इस आर्ट को आपको समझना होगा अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्लियर? A rectangular field is 112 meter long and 62 meter broad. A cubical tank of age 6 meter is dug at each of the 4 corners of the field and soil so removed is evenly spread on the remaining field. Find the rise in the level of the field. एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 112 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत में चारों कोने पर खोदा गया और जो मिट्टी वहां से हटाई गई उस बचे हुए खेत पर समतल पे बिछा दिया गया, तो खेत का स्तर ऊपर बढ़ेगा। कितना उसकी बढ़ी है वही आपको बताना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना था, जैसे एक ये आयताकार फील्ड हो गया, लंबाई 112 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर, ये कंप्लीट है। ठीक है, ये कह रहे चारों कॉर्नर पर 6 बाई 6 बाई 6 यानी 6 घन मीटर क्यूब का एक आपके पास में गड्ढा खुदाई करेंगे चारों कॉर्नर पर। उनसे जो मिट्टियां निकलेंगी उसको बाकी फील्ड पर आपको फैला देना है और उससे तल की ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक, तो वो जानने के लिए सबसे पहले तो मिट्टियां कितनी निकली उसका आयतन आपको पता होना चाहिए। तो आयतन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? घन क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब। साइड है 6 तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 का क्यूब हो गया। 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, 4 गड्ढे हैं, एक का वॉल्यूम इतना है तो 4 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 वॉल्यूम, यानी इंटू 4 कर दो तो ये वैल्यू हो गई 216 इंटू 4, 216 गुणे 4। आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 6 जा 24, 2 कैरी हो गया, 4 1 जा 4 2 6, 4 2 जा 8, 864 कितना हो गया? 864 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हाइट निकालने के लिए बाकी का पहले एरिया हमें पता होना चाहिए। एरिया कैसे निकालेंगे? यहां से हमने सेपरेशन कर दिया, सेपरेशन कर दिया तो ये देखो, ये एक हमारे पास एक ऐसा एक आयत अलग से बन गया। लंबाई कितनी होगी? टोटल 112 है, 6 इधर से कम हो गई, 6 इधर से कम हो गई तो बची कितनी? 12 कम कर दो, 100 मीटर लेंथ हो गई। चौड़ाई कितनी है? टोटल 62 है तो ये टोटल 62 ही रहेगी। 100 इंटू 62, 100 इंटू 62 तो ये आ गई 6200 मीटर स्क्वायर। अभी 2 स्पेस बच गया, एक ये इसका एरिया चाहिए, दूसरा इसका एरिया चाहिए। तो विड्थ इसकी 6 है, इसकी भी 6 है। हाइट कितनी होगी?
टोटल 62 में से 6 और 6 12 माइनस कर दो, तो इसकी हाइट हो गई कितनी 50, यहां से लेके यहां तक कितनी होगी 50, चौड़ाई कितनी है 6, तो 50 इंटू 6 क्या हो जाएगा 50 इंटू 6, तो रिजल्ट आ गया 300 मीटर स्क्वायर एक का, तो दूसरे का भी इतना ही होगा 50 इंटू 6 यानी कि 300 मीटर। वॉल्यूम कितना हो गया 6200 300 300 टोटल 6800 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब आपको चाहिए वॉल्यूम जो आपको निकालना है, तो आपको पता है कि भाई एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑलरेडी आपको पता है 864 मीटर क्यूब, और इधर है 6800 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू हो गई 864 अपॉन 6800, ये हो गया, ये हो गई मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, कैंसिल होके जो भी रिजल्ट आएगा उतना मीटर आपका आंसर हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, डिवाइड कर लो, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहां से देखो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ओनली मीटर में बच गया। तो मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो मैं क्या करूंगा 864 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6800, जो मीटर बच रहा था अब वो सेंटीमीटर में आंसर होगा। 00 से 00 कैंसिल हो गए, 864 को 68 से डिवाइड करो, अब या तो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो या डायरेक्टली, तो 864 को 68 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 12.7, कितना मिलेगा 12.7, तो 12.7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी था, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का कितना 12.7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्लियर। इस क्वेश्चन में आपको दिया है रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ मेटल इज 3 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग वायर ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास, त्रिज्या नहीं व्यास, का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। चलो इसको सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन में आपको दिया था एक गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक, उसको खींच करके एक तार बनाया जाता है। तो तार कैसा बनता है बेलनाकार, ये हो गया जैसे एक बेलन, तो बेलनाकार हो गया। तो बेलन में क्या होगा, बेलन की त्रिज्या होगी, ठीक। तो बेलन की त्रिज्या आपको व्यास दे रखा कि बेलन का व्यास है 4 मिलीमीटर, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 4 मिलीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 2 मिलीमीटर। क्लियर। अब आप ये देखो कि जब भी कभी एक ठोस वस्तु का आकार बदल करके दूसरी वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है, सब कुछ बदल जाता है लेकिन उसका आयतन नहीं बदलता है। मतलब गोले का जितना आयतन होगा वही आयतन इस तार का होगा, ठीक है। तो अब बेलन है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तार हो गया। गोला हो गया, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मुझे ये कैलकुलेशन करना है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। त्रिज्या कितनी है 2 मिलीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर थी गोले की, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 3 में 30 हो गया, 30 मिलीमीटर। वैल्यू यहां पुट करो, यहां पर रेडियस है 2 इंटू 2 इंटू हाइट h इज इक्वल टू 4/3, यहां पर रेडियस है 30 इंटू 30 इंटू 30, ये हो गया। अब आप देखो 2 2 जा 4 और 4 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल किया, 3 10 जा, मल्टीप्लाई में कर दूं तो 3 3 जा 9 1 जा 9, 9 के बाद आ गया 3, कितना 1 2 3। अब यहां पर हाइट हो गई h इज इक्वल टू 9000 मिलीमीटर, कितना हो गया 9000 मिलीमीटर। ऑप्शन दिया था मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो इसी को 1000 से अगर डिवाइड कर दो 9000 डिवाइडेड बाई 1000 तो ये हो गया मीटर, तो डिवाइड होकर के आपका आंसर आ गया 9.0 मीटर, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। मतलब कि गोले को जब तार में परिवर्तित किया, खींच करके तार बनाया, तो तार की जो लंबाई है वो कितनी हो गई 9 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है 17 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु फेल्ड in the examination are 10 9 6 7 8 8 7 5 4 6. The median of marks of all 17 candidate is 17 विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, परीक्षा में शामिल हुए। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल यानी कि फेल हुए उनके नंबर्स आपको दिए गए हैं। सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की मध्यिका यानी मीडियन निकालिए। मीन मीडियन मोड का जो तरीका मैंने आपको बताया, जाकर के देखो, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको भी देखो, वैसे ही करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसान था जैसा मैंने बताया था, हाँ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करी थी, जरा सा आप दिमाग लगाते आप क्वेश्चन को कर ले जाते। क्वेश्चन क्या था भाई, 17 अभ्यर्थी हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 17 एग्जाम में। जो फेल हो गए उनके नंबर आपके पास में है, बाकी जो पास हो गए उनके नंबर आपके पास में नहीं है। आपसे पूछा उन सभी बच्चों की मध्यिका यानी मीडियन क्या होगी बताओ। तो मीडियन के लिए हमने आपको बोला था कि जो नंबर सबसे बीच में आता वही मीडियन होता है,
ठीक। तो मीडियन निकालोगे कैसे? सभी संख्याओं को घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज कर दो। हमने भी वही किया, बच्चों के नंबर घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिए। पहला बच्चा 4 नंबर, दूसरा 5, तीसरा और चौथा दोनों के 6 नंबर, पांचवें छठवें के 7, सातवें आठवें के 8, नौवें के 9, 10वें के 10, उसके बाद फिर आगे टोटल 17 में से इसके बाद कितने बच्चे बच रहे हैं? टोटल 7 स्टूडेंट और बच रहे हैं। ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स कितने? 17। तो जो बच्चा बीच में आएगा उसी का नंबर मीडियन होगा। अब 17 में से 7 ये हो गया, 10 तक मैं आ जाऊं तो यहां तक टोटल बच्चों की संख्या हो गई 8। इधर से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 कैंडिडेट इधर के हो गए, 8 कैंडिडेट इधर के हो गए। बीच में कौन सा लड़का जो पढ़ रहा है उस बच्चे का जो नंबर है वो है 9। तो डायरेक्टली आपको यहीं से लिखना था कि मीडियन यानी कि मध्यिका जो 17 बच्चों की थी वो मध्यिका कितनी है? 9। और ये आपका ऑप्शन नंबर था, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, 17 बच्चों के मार्क्स नहीं दिए लेकिन आपको 10 बच्चों के दे दिए। तो आप सबको अरेंज कर लो। बीच में कौन सा आएगा? 9वां बच्चा। 8 बच्चे पहले, 8 बच्चे बाद में, 8 8 16 हो गए। बीच में आया 9वां बच्चा। 9वें बच्चे के नंबर भी 9 थे, इसलिए उसकी मध्यिका 9 हो गई। 9वें बच्चे के नंबर अगर 12 होते तो मध्यिका 12 हो जाती। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? तो नंबरों के अकॉर्डिंग घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज करो। लैंग्वेज चेंज किया था, इसी में आप कंफ्यूज हो गए। समझ में आ गया? अब तो ऐसा क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा करके पूछे, मीडियन निकालने का तरीका वही है, दिए गए आंकड़े को घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में अरेंज करो। यहां पर घटते से बढ़ते में ही अरेंज करना था। उसका रीजन क्या है? ये फेल हुए बच्चे हैं, ये सबसे कम नंबर पाया, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, 10 नंबर तक फेल हुए हैं। इसके बाद जो नंबर आएगा वो पास वालों का होगा। ठीक है, पास वालों का नहीं पता, तो इसलिए हमें घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज करना था। पहले के 8 छोड़ देते, फिर उसके बाद बाकी के 8, 7 का नंबर पता नहीं है, 8वां का नंबर 10 है, तो बीच में जो नंबर आ रहा वही आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो ना? इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। ये क्वेश्चन है कि स्मिता Ryokan 16th from the top and 29th from the bottom among those who have passed an examination. 6 students did not appear in the examination and 5 failed it. How many students were in the class? किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां और नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बिल्कुल सही, इन्हीं की तरह बहुत सारे लोगों ने ये किया होगा, दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं, जो आता है वो आंसर। लेकिन ध्यान से पढ़ो, तो परीक्षा में पास हुए बच्चों में स्मिता का स्थान ये है, तो इससे सिर्फ जो वैल्यू मिलेगी वो पास होने वाले कैंडिडेट्स की मिलेगी। टोटल कैंडिडेट्स के लिए आपको इसका भी ध्यान देना पड़ेगा कि 6 ने एग्जाम छोड़ दिया और 5 फेल हुए। ये टोटल जब आप करोगे तो आपको आपका राइट आंसर मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा घुमा के दिया इसलिए बहुत से लोगों ने गलत किया होगा। भाई स्मिता टॉप से 16वां स्थान था एग्जाम में और नीचे से 29th प्लेस था। तो मैं ये कह रहा हूं इस वाली पोजीशन को छोड़ दो। तो स्मिता से पहले लिस्ट में कितने बच्चे थे? 16th इसका नंबर था, तो इससे पहले हो गए 15 बच्चे। बॉटम से 29 था, तो इसको छोड़ दो, तो नीचे कितने हो गए? 28। तो पहले इन दोनों को ऐड करो, तो कुल एग्जाम में पास होने वाले बच्चे कितने थे पहले वो निकालो। 15 इससे पहले, 28 इसके बाद में, एक ये खुद, सबको जोड़ दो, ऐड कर दो। 15 + 1 16, 16 + 28, तो रिजल्ट आ गया 44। ये 44 कैंडिडेट्स वो थे जो एग्जाम में पास हुए। अब आपने फट से देखा, तुरंत ही आपको आदत पड़ी थी, आपने 44 पे टिक भी कर दिया, ऑप्शन बी। नहीं, ये गलत आंसर था। आप पूरा पढ़िए। आपसे पूछा है कि क्लास में कुल कितने स्टूडेंट थे, जबकि पास होने वाले 44 हो गए। उसके बाद क्या करिए, 6 कैंडिडेट्स ने एग्जाम छोड़ दिया, तो +6 हो गए जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिया। 5 स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हो गए, यानी +5 वो जो पास नहीं हो पाए। ये वो है जो पास हो गए, इन्होंने एग्जाम स्किप कर दिया, और ये वो है जो फेल हो गए। तो अब जब इनका टोटल करो तो 46, 4 + 6, 50 + 5, तो राइट आंसर आपका आता है 55। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 55। क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 55। 5 फेल हो गए, 6 ने एग्जाम नहीं दिया, बचे कितने? 44। ये 44 पास जो हुए थे उसमें स्मिता की पोजीशन टॉप से 16 एंड बॉटम से 29 थी। क्लियर? ये क्वेश्चन है कि रवि पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। 5 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ 5 किलोमीटर जाने के बाद वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और लास्ट में फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ करके 9 किलोमीटर चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा बोला वैसा करना था। रवि ने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो देखो जब भी ऐसा हो, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर में ईस्ट पूरब और इधर में वेस्ट पश्चिम हो गया। ठीक,
रवि ने पूरब की तरफ चलना स्टार्ट किया, 1 किलोमीटर चलता है, फिर वो साउथ की तरफ मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वापस पूरब की तरफ मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, आपको ये डिस्टेंस बतानी है कितनी है। ठीक, वो निकालने के लिए अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा और मुझे ये मिल जाएगा। अब ये जानने के लिए मुझको ये लंबाई और ये लंबाई पता होनी चाहिए। यहां से यहां तक 1 मीटर है और इसी के पैरेलल ये है, तो यहां से यहां तक की 2 मीटर, 1 मीटर, और ये हो गया 2 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 1 + 2 मिला करके बेस हो गया इसका, यानी कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है आप ऐसे देखो, ये हो गया 3 किलोमीटर। क्लियर, ये 5 थी तो यहां तक वैल्यू 5 है, टोटल 9 है, यहां तक 5 है तो ऊपर की वैल्यू कितनी होगी 4, तो ये 3 किलोमीटर, ये हो गया 4 किलोमीटर, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने आपको बोला है पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लगाओगे, इसका वर्ग 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 और 9 को जोड़ोगे 25, 25 का वर्गमूल निकालोगे 5, तो ये अपनी पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर था, 5 किलोमीटर की पोजीशन पर था। ये जैसे बोला वैसे डायग्राम ड्रॉ करते, ये रिजल्ट निकालते, मिल जाता। ये आपका ऑप्शन नंबर बी था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर। रवि अपने स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभिक बिंदु से लास्ट फिनिश पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। क्लियर। क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि इन तीनों में रिलेशन शो करने वाला कौन सा वेन डायग्राम है, ये आपको बताना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले देखिए शरीर यानी कि बॉडी हो गई। अब बॉडी दो पार्ट्स हैं, कान और मुंह। कान और मुंह दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो इसका मतलब एक हो गई बॉडी, एक हो गया कान और एक हो गया मुंह। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन इसमें दिए गए डायग्राम्स में है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस कंपेयर करो रिस्पेक्टिव अल्फ़ाबेट्स आपको और डिजिट्स का रिलेशन आपको मिल जाता है और आप बता पाओगे। ये कोड है इसका और ये न्यूमेरिकल कोड है इन अल्फ़ाबेट्स का। तो कह रहे ये कोड किसका है, तो सबसे पहला नंबर है 2, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने इस सेकेंड वाले से देखा कि 2 रिप्रेजेंट करता है n को, तो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा n। आपने ऑप्शन में देखा 3 ऑप्शन है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है 3, 3 को रिप्रेजेंट है कौन, P, तो N के बाद ऑप्शन आना चाहिए P, तो NP वाला कोई ऑप्शन है, अब 2 ऑप्शन बचे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है 5, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट से अगर आप देखो तो T, तो NPT। अब ये कौन सा है जो NPT से शुरू हो रहा है, आपको दिख गया ऑप्शन नंबर C। तो अब इस कोड का जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है वो क्या, NPTSL। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर C। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बताना था ये जो सभी नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर इस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पहले नंबर को स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, फिर 02 का स्क्वायर आएगा 4, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। जब इन सब को ऐड करेंगे तो ये टोटल रिजल्ट आ जाएगा कितना, 25। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये जो विलुप्त संख्या है इसका यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा बताओ। अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड करो, लास्ट नंबर मिल रहा है। तो इसमें भी वही करना है, फर्स्ट 3 के स्क्वायर को ऐड करना, लास्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर आ गया 1, यानी कि वैल्यू आ गई 16, 4, 1, ऐड ऑन किया टोटल तो वैल्यू आ गई 21। ठीक है, ये 21 दिया हुआ है। फिर ऐसे ही 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, टोटल ऐड ऑन करेंगे रिजल्ट आएगा 98। तो अब आपको जो चाहिए वो क्या है, 6 का स्क्वायर है आपने लिखा 36, 7 का स्क्वायर है 49, 3 का स्क्वायर है 9, सभी को आपने ऐड कर दिया तो ये 50, 30, 80, 6, 86, 8, 94। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए 94, यही आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। इसी क्वेश्चन को अभी तक अलग तरीके से पूछते थे, भाई 1 से 100 के बीच में 3 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, उसी को इस तरह से घुमा के बोल दिया अगर आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखोगे तो उसमें से 3 कितनी बार आपको मिलेगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है कि 1 से लेकर के 100 तक में सिर्फ 1 ऐसा है जो 21 टाइम्स आता है, बाकी कोई भी डिजिट हो वो सिर्फ और सिर्फ 20 बार आती है, 20 टाइम्स। तो बिना देखे इसका आंसर था ऑप्शन ए 20। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो आप देखो क्या है कि 7 को कोई भी नंबर हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 4 ऐड कर दो, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। जैसे 7 × 2 तो 7 दूना 14 प्लस 4 क्या मिल गया आपको 18। आगे चलो 18 × 2 तो 18 दूना 36 प्लस 4 मिल गया 40। अब इसके बाद क्या होना चाहिए 40 × 2 40 दूना 80 प्लस 4 करने पर क्या आना चाहिए 84, यानी कि 84 यहाँ आना चाहिए। तो खाली जगह पर कौन सा नंबर आएगा, वो नंबर आएगा 84, ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट है। ठीक, आगे करके देख लो 84 का डबल करो 168 प्लस 4 करोगे 172 आ जाएगा, 172 का डबल प्लस 4 करोगे 348 आ जाएगा। तो इसमें रिलेशन ही वही था, जो पहला नंबर है उसका डबल प्लस 4, ये आया डबल प्लस 4, डबल प्लस 4,
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। आपको दे रखा था कि भाई इसमें से ऑड पेयर आपको ढूंढना है, तो वॉल्यूम लीटर में नापा जाता है, लेंथ मीटर में नापा जाता है, रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं, प्रेशर बैरोमीटर से नापते हैं, बैरोमीटर एक यंत्र है उससे नापते हैं, जबकि प्रेशर का जो इकाई होती है वो होती है पास्कल। ठीक है, तो ऑड वन आउट जो था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको बताना एम्प्टी प्लेस पे कौन सा आएगा। तो एक चीज आप ध्यान रखो कि इसमें क्या होती है, वो अल्टरनेट सीरीज चलती है, जैसे 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18 4 जा 72। तो राइट आंसर इसका होगा 72 ऑप्शन सी। इसमें अल्टरनेट चलता है, जैसे 2 का देखो तो 2 4 जा 8, 2 चौको 8, अब यहाँ 4 टाइम्स था, अब नेक्स्ट 5 टाइम्स होगा, 8 5 जा 40, 8 पंजे 40। इसके बाद पूछता है यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो अब 40 गुणे 6, तो 40 इंटू 6, 240 यहाँ आता। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज चल रही। वैसे ये थी कि 3 2 जा 6, अब 2 जा हो गया तो 3 जा 18, 3 जा हो गया तो फिर अब 4 जा। ठीक है, 18 4 जा कितना हो गया 72। 3 की टेबल नहीं चल रही है, तो ये क्या हो रहा है, जो भी नंबर है वो उसका डबल नेक्स्ट हुआ, अब इस नंबर का ट्रिपल नेक्स्ट हुआ, इस नंबर का 4 टाइम्स नेक्स्ट आएगा। तो 18 4 जा क्या हुआ 72, जो इसका करेक्ट आंसर है। आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। आपको दिया कि द शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% above द कॉस्ट प्राइस, ही ऑफर्स डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। रेट ऑफ डिस्काउंट इज, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर क्या है ये आपको बताना है। चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ इसे। ये क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, इस क्वेश्चन को अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखते हो तो इजीली आप इसको कर पाते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम एज इट इज करेंगे। उसने कहा क्रय मूल्य को 20% बढ़ा के लिखा, सब परसेंटेज में दिया, कोई वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए हम एज इट इज लिखेंगे। हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100, तो 20% बढ़ा करके एमआरपी लिखा, तो 20% इंक्रीज करने पर एमआरपी हो जाएगी 120। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं? आगे देखो, ये कह रहे हैं कि इस एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट देता है, कितने का हमें नहीं पता। उसके बाद जिस रेट में बेचता है उसमें इसको 8% का प्रॉफिट है 8% का। तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, किस पे? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो 100 का 8% 8 रुपए हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 8%। तो यहाँ पर 100 इंटू 8% का मतलब 8/100 कट करोगे, रिजल्ट आ जाएगा 8 रुपए। 100 रुपए की वस्तु 8 रुपए का लाभ, तो बिकेगा कितने में? 108 रुपए में इसको बेच दिया। ठीक, अब आप देखो डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालते हैं। एमआरपी है 120 रुपए की, बेचा 108 रुपए में, तो कितना डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 120 में से 8 माइनस करो, 12 रुपए आ गया। कितना आ गया? 12 रुपए। तो इस दुकानदार ने 12 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट एमआरपी पे कैलकुलेट किया जाता है। किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? इस पे, एमआरपी पे। ठीक है, अंकित मूल्य पर 12 रुपए का डिस्काउंट है, किसके रिस्पेक्ट में? 120 रुपए के, तो 12/20 हो गया। जो जिसको प्रतिशत में बदलना है, किसको प्रतिशत में बदलना है? 12 को, जो डिस्काउंट है। कितना परसेंट डिस्काउंट है? तो डिस्काउंट को परसेंट में बदलना है। डिस्काउंट होता है एमआरपी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसे डिनोमिनेटर में डालते हैं। परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 12 से 1 कम 12 कट गया, रिजल्ट आपका आ गया 10%। मतलब दुकानदार ने पहले 20% रेट बढ़ाया, 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? तो राइट आंसर था 10%, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी था 10%। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 10%। क्वेश्चन में ये साइंस को जो चेंज करते हैं, अल्टर कर देते हैं, बदल देते हैं एक दूसरे से, फिर इस तरह से एक एक्सप्रेशन देकर के आपसे पूछते हैं इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चंस बस आपको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए होते हैं, आप जो ये कहते हैं वैसे कर दो। इन्होंने बोला प्लस की जगह पर डिवाइड, माइनस की जगह पर इंटू, इंटू की जगह पे प्लस और डिवाइड की जगह पे माइनस अगर कर दिया जाए तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। तो हमें क्या करना है? डिवाइड की जगह पे माइनस, तो माइनस लिख दिया। माइनस का मतलब इंटू में कन्वर्ट करना था, तो माइनस की जगह इंटू लिख दिया। फिर इंटू, तो मल्टीप्लाई का मतलब प्लस करना था, तो यहाँ पे प्लस कर दिया। प्लस की जगह पे डिवाइड करना था, डिवाइड कर दिया। अब ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 6 दूनी 12, डिवाइड कर दिया। ये हो गया 6 माइनस, फिर डिवाइड पहले भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं। तो 10 इंटू 4, तो -40 प्लस 2। अब इसके बाद जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो प्लस और प्लस ऐड हो गया, 6 + 2 8, -40 कर दिया। अब घटाएंगे सबसे लास्ट में, तो 8 - 40, तो रिजल्ट आ गया -32। माइनस ज्यादा था तो इसलिए नेगेटिव रिजल्ट आया। तो आपका पहला ही ऑप्शन ए था -32, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन +32 भी था, ज्यादातर लोगों ने प्लस किया होगा तो वो गलत था। सही आंसर है -32। क्लियर? वीडियो में इतना ही। देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस मैथ्स, शेयर करिए सभी दोस्तों को जिससे वो हर कोई इसका लाभ उठा सके। वीडियोस को लाइक करिए, चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करिए, जिससे हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।